डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है आर्थिक एवं सामाजिक विकास, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है ए, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। बी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। डी, जहां आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बाजार तंत्र के संचालन के साथ साथ राज्य की भूमिका भी पाई जाती है। इस प्रकार की प्रणाली में पूंजीवाद एवं समाजवाद दोनों के गुणों का सम्मिश्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय ए, नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के बराबर होगी। बी, कुल उपभोग और निवेश व्यय के योग के बराबर होगी। सी, सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय के योग के बराबर होगी। या डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। राष्ट्र की राष्ट्रीय आय किसी दी गई अवधि में उस राष्ट्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध योग का मूल्य होती है। इसे सामान्य भाषा में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के रूप में जाना जाता है। राज्य की आय में विदेशी निवेश को भी सम्मिलित किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, अतः राष्ट्र की संपूर्ण वार्षिक उत्पत्ति को वार्षिक आय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 11वीं पंचवर्षीय योजना में निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है। ए, गरीबी में कमी लाना। बी, रोजगार अवसरों का विस्तार करना। सी, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। डी, लिंग असमानता में कमी लाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2007 से 2012 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन के साथ साथ साक्षरता दर को बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर के सृजन को प्रमुख स्थान दिया गया था। इसके अन्य लक्ष्यों में जीडीपी वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना, कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रति वर्ष तक बढ़ाना, बाल मृत्यु दर को घटाकर 28% हजार व मातृ मृत्यु दर को 1% हजार करना, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना और देश के वन क्षेत्र में 5% की वृद्धि करना इत्यादि सम्मिलित थे। पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना इसके लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। ए, जवाहरलाल नेहरू ने। बी, ए दलाल। सी, सुभाष चंद्र बोस। डी, लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। चूंकि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, अतः कमेटी का गठन में उनका ही नाम आएगा, जबकि इस कमेटी का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं को 1 वर्ष तक 100 दिनों का रोजगार मिलना एक मूल अधिकार बन गया है। दूसरा, इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से आधी रोजगार की मांग करने वाली महिलाएं होंगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2। डी, न तो 1 और न ही 2।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम में महिलाओं की 33% श्रम भागीदारी को भी तय किया गया है। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है ए. अल्पसंख्यकों का विकास, बी. दलितों की उन्नति, सी. गरीबों में सबसे गरीब की सहायता या डी. गरीबी का पूर्ण उन्मूलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अंत्योदय अन्न योजना 20 दिसंबर 2000 को प्रारंभ की गई। इसके तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इससे एक वर्ष में सरकार पर 2300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी का भार पड़ने का अनुमान है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्र निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रुपए तथा 3 रुपए प्रति किलोग्राम है। इस योजना से 1 करोड़ निर्धनतम परिवार लाभान्वित होते हैं। यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे कहते हैं ए. SBR सांविधिक बैंक अनुपात, बी. SLR सांविधिक तरल अनुपात, सी. CBR केंद्रीय बैंक रिजर्व या डी. CLR केंद्रीय तरल रिजर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। संवैधानिक चल निधि अनुपात वाणिज्यिक बैंक के लिए वह राशि है जो बैंकों को अपने ग्राहकों के लिए ऋण उपलब्ध कराने से पहले नकदी या सोने या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों या ऋण पत्र के रूप में बनाए रखने की होती है। इसका इस्तेमाल किसी भी आपात देनदारी को पूरा करने में किया जा सकता है। इसके तहत अपनी कुल देनदारी के अनुपात में सोना सरकारी अनुमोदित बॉन्ड्स के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। सावधिक चल निधि अनुपात दर भारतीय रिजर्व द्वारा बैंक क्रेडिट के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित और पोषित करती है। सांविधिक चल निधि अनुपात SLR की अधिकतम सीमा 40% है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 है चक्रवर्ती समिति, नरसिंहम समिति, तेंदुलकर समिति, चलैया समिति। सूची 2 है कर सुधार, निर्धनता आकलन, बैंकिंग क्षेत्र सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार। इसके कूट हैं ए. 3214, बी. 4132, सी. 2341, डी. 3421। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि चक्रवर्ती समिति बैंकिंग क्षेत्र सुधार, नरसिंहम समिति का वित्तीय क्षेत्र सुधार, तेंदुलकर समिति का निर्धनता आकलन और चलैया समिति का कर सुधार। अगला प्रश्न है, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ कहा जा सकता है यदि ए. उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन करना पड़ता है, बी. उसे बकाया कर्ज पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण लेना पड़ता है, सी. विदेशी ऋणदाताओं ने उसे ऋण अथवा सहायता देने से इनकार कर दिया है, या डी. विश्व बैंक बकाया ऋण के साथ साथ नए ऋणों पर ब्याज की बहुत अधिक दर वसूल करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। जब किसी देश को पहले से ही लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी ऋण लेना पड़े तो उसे ऋण के जाल में फंसा हुआ देश कहा जा सकता है।
अगला प्रश्न, भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? ए, आर्थिक विकास के लिए, बी, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, सी, भुगतान शेष का समायोजन करने के लिए, या डी, विदेशी ऋण कम करने के लिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। यदि किसी भी देश की आय उसके व्यय से अधिक हो तो इस परिस्थिति को राजकोषीय घाटा या वित्तीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा आमतौर पर राजस्व में कमी या पूंजीगत व्यय में अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। पूंजीगत व्यय लंबे समय तक इस्तेमाल में आने वाली संपत्तियों जैसे फैक्ट्री, इमारतों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों पर होता है। राजकोषीय घाटे की भरपाई आमतौर पर केंद्रीय बैंक से उधार लेकर की जाती है या इसके लिए छोटी और लंबी अवधि के बॉन्ड के जरिए पूंजी बाजार में फंड जुटाया जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार सरकार को राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए अधिक उधार लेने के बजाय विनिवेश की राह पर चलना चाहिए। सार्वजनिक उपक्रमों में सहकारी हिस्सेदारी कम करने या बेचने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए तथा देशी और विदेशी दोनों ही निवेशकों को इस ओर आकर्षित करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का फोकस सीरीज 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस व पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होंगे। हमें विश्वास है कि फोकस सीरीज 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी को फोकस्ड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा।